नमस्कार। डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। सप्ताह भर में मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियां हुई हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ आप लोगों को पता है, बहुत कुछ आप लोगों को नहीं पता है। पत्रकारिता जो होती है वो हमेशा बिटवीन द लाइंस होती है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो होता है वो छपता नहीं है, जो छपता है वो होता नहीं है। इन्हीं सब होने नहीं होने, छपने छपाने, दिखने दिखाने की बीच की कड़ी है कहीं अनकहीं। ऐसी तमाम चीज़ें जो हुई भी हैं और नहीं भी हुई हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जो हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। क्या गॉसिप्स हैं, क्या गलियारे में चर्चाएं हैं, क्या खुसुर फुसुर है, इन सब को समेटते हुए हमारा ये आज का कार्यक्रम कहीं अनकहीं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी के साथ, जिनका एक बहुत ही लोकप्रिय कार्य का कॉलम है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित रहता है, राजवाड़ा टू रेजिडेंसी। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जो इस बार का आपने, जैसा कि मैंने कहा कि छपा अनछपा, कहा अनकहा, बीच की बहुत सारी चीज़ों में से जो बातचीत निकल के आई है, उसमें निकल के आया कि कांग्रेस को फंड पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर संघ का फोकस है। प्रतीक जी, पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ था तब मध्य प्रदेश में स्थिति अस्पष्ट थी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी या भाजपा की बनेगी। तो हर चुनाव की तुलना में कांग्रेस को अच्छी खासी फंडिंग हुई थी। जब लोकसभा चुनाव था तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी, तो फंड की कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब जो चुनाव हो रहे हैं वो लगभग चौथाई मध्य प्रदेश का चुनाव है, ये मान के चले अपन, सीटों के विभाजन के मान से मान तो लगभग चौथाई इस चुनाव। और ये चुनाव जिन परिस्थितियों में होना, जो स्थितियां हैं अभी, उसमें फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस के लिए। भाजपा तो सरकार में, इसलिए फंड की, जो पार्टी सरकार में रहती है उसके पास फंड की कोई कमी नहीं रहती। कांग्रेस को अब लिमिटेड सोर्सेस से फंड मिलना है। पिछले 2-3 महीने से संघ का नेटवर्क इस बात पे जबरदस्त काम कर रहा था कि कांग्रेस को कहां से बड़ा फंड मिल सकता है। ये तो आपको मालूम है कि फंड या तो बड़े औद्योगिक घरानों से मिलता है, या पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स पे डिसीजन से मिलता है, या फिर जो गवर्नमेंट के काम है बड़े उन पे मिलता है। तो ऐसे ही रास्तों को संघ ने चिन्हित किया और उनको धीरे धीरे बंद किया, ताकि उस पाइपलाइन को बंद करें, ताकि पानी ना आ पाए। जब पाइपलाइन बंद हो जाएगी तो फंड कहां से आएगा। इसी के चलते मध्य प्रदेश में 2 बड़े टेंडर पिछले दिनों सरकार ने रोक दिए। एक टेंडर था प्रदेश की 3 विद्युत कंपनियों में आउटसोर्सिंग वाला, उसको सरकार ने, उसमें जो है भाजपा के वरिष्ठ विधायक विजय शाह ने आरोप लगाया कि इसमें एक चुनिंदा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों में मनमाना बदलाव किया गया। और वो इस बात को लेकर दिल्ली दरबार तक भी कंपनी की तरफ से सफाई भी आ चुकी है। वो अकेले उनकी कंपनी का मामला नहीं है, 35 अन्य कंपनियां सफाई दी। लेकिन सरकार ने किसी विवाद में, चूंकि संघ का दबाव था और उसमें ऐसा लग रहा था कि उस टेंडर के माध्यम से कांग्रेस को बड़ी फंडिंग हो सकती है, तो उसको निरस्त कर दिया गया। इसी तरह एक महिला बाल विकास का आउटसोर्सिंग का टेंडर था जो मार्च में खत्म हो गया था और एक्सटेंशन पे चल रहा था। संघ का इस बात के लिए बड़ा दबाव रहा है कि जब इसका टेंडर खत्म हो गया तो इसको एक्सटेंशन हम क्यों दिए जा रहे हैं। तो उस टेंडर को भी, जो पोषण आहार से संबंधित था, पोषण आहार नहीं, वो महिला और बाल विकास में आउटसोर्सिंग का, अलग अलग जिलों में 30 से 40 कर्मचारी, कुल 1000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग से लिए गए थे। और संघ का ऐसा मानना था कि ये कर्मचारी भी उसी कंपनी के जो विद्युत के क्षेत्र में भी जो है काम करना चाहती है। तो वो दोनों टेंडर खारिज कर दिए गए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसे ही कुछ और निर्णय सरकार ले सकती है। अब फंडिंग की अगर आप बात करें तो फंडिंग करने के मामले में जो तंबाकू लॉबी है या टोबैको लॉबी है, सिगरेट पान मसाला गुटखा लॉबी है, ये भी काफ़ी चर्चित, और चर्चित क्या कहूँ, बदनाम रहती है। अब इसी लॉबी में जो कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल था, उसमें किशोर वाधवानी जी को लेकर एक ट्वीट किया गया और वो ट्वीट थोड़े दिन बाद हटा दिया गया। इसका क्या रहस्य है? देखिए, कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस का अपना एक ट्विटर अकाउंट है और ये माना जाता है कि सामान्यतः वहां से जो भी ट्वीट जारी होता है वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जानकारी में होता है, या प्रदेश कांग्रेस के जो मीडिया सेल के इंचार्ज हैं जीतू पटवारी, उनकी जानकारी में होता है। किशोर वाधवानी को लेकर कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, वो ट्वीट एक दिन बाद डिलीट कर दिया गया। वो ट्वीट तो जो था, मुझे याद पड़ता है कि वो तो प्रशंसा का था कि अच्छा कार्रवाई हुई है, अच्छी कार्रवाई हुई और ये आगे भी होना चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए।
और विवेक तनखा जो इन दिनों किशोर वाधवानी के मामले को लेकर लगातार बहुत ऑफेंसिव हैं, लीगल फ्रंट पे भी काम कर रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री से भी वो मिले और उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल एजेंसीज को और असरकारक तरीके से काम करना चाहिए। तो बात ये उठी कि भाई जो ट्वीट कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से हुआ वो अचानक क्यों डिलीट कर दिया गया, क्या इसे कमलनाथ ने डिलीट कराया? तो जानकारी मिली कि कमलनाथ की जानकारी में तो ये ट्वीट डिलीट कब हो गया इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। तो फिर ये इस बात की वो पड़ताल करवा रहे हैं कि आखिर ये ट्वीट क्यों कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से डिलीट किया गया और इसे डिलीट कराने की में किसकी भूमिका इंपॉर्टेंट रही है। बड़ा चर्चा का विषय इन दिनों कांग्रेस के अंदर क्या इंदौर के किसी नेता की भूमिका भी खुलकर सामने आ रही है इस मामले में? नहीं, इंदौर के किसी नेता की भूमिका की चर्चा इसलिए शुरू हो गई है कि पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश कांग्रेस के आईटी सेल पे, मीडिया सेल पे जीतू पटवारी जी के नियंत्रण में सारा काम चल रहा है। मीडिया सेल के तो वो घोषित अध्यक्ष हैं और आईटी सेल के बारे में भी जो है पिछले दिनों एक बैठक में स्पष्ट कहा गया था कि उसको वो हैंडल करेंगे। तो अब कमलनाथ की जानकारी में नहीं है तो फिर दूसरा मुद्दा ये पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि शायद जीतू पटवारी ने वो ट्वीट जो है उसको डिलीट करा। कमलनाथ खुद ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये ट्वीट क्यों डिलीट किया गया, किन कारणों से डिलीट किया और गया, किसने करवाया। तो इसलिए ट्वीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन जिस सोर्स को आप बंद करने की बात कर रहे हैं जो संघ के निशाने पर है, उसी निशाने के चलते हुए धार के कलेक्टर श्रीकांत वानोट और देवास की एसपी कृष्णा वेली जो दोनों आप पति पत्नी भी हैं, दंपति हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अच्छे अधिकारी होने के बावजूद, बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी हटना पड़ा। देखिए, पिछले दिनों जो प्रशासनिक बदलाव हुए उसमें ये दो बदलावों को मैंने इसलिए प्रमुखता से रेखांकित किया है कि इनको भी कहीं ना कहीं उसी चैनल से जोड़ के देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के एक कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री सचिवालय के एक प्रभावशाली अधिकारी ने इनकी पदस्थापना करवाई थी। तो संघ का एक नेटवर्क इस बारे में भी काम कर रहा है कि आखिर कमलनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर किन किन लोगों को पदस्थ किया गया जो आने वाले समय में कांग्रेस के हित साध सकते थे। तो ऐसे अधिकारियों, बताइए, दुर्भाग्य की बात है, आप तो अच्छे से जानते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी का 35 साल का सेवा काल रहता है। उस दौर में कई सरकारें आती और जाती है, तो इससे सरकार अधिकारी की पदस्थापना को कभी भी सरकार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पर चूंकि ये ट्रेंड मध्य प्रदेश में बन गया कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उनने उन अधिकारियों को साइडलाइन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी जो अधिकारी ये माना जाता था कि उनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इसी तरह इसी कड़ी में ये बदलाव का भी एक जो दौर शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कि असरकारक पदों पे बैठे, क्योंकि ये माना जाता है कि जो असरकारक पदों पे बैठे लोग हैं, अच्छे पदों पे बैठे लोग, फील्ड में बैठे लोग, कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिए कठिन मौकों पर मददगार साबित हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो अधिकारियों का राजनीतिकरण गाय बगाए हो रहा है। गाय बगाए हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम आपने देखा पिछले कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो तबादलों की रोज सूचियां निकलती, तो अभी शिवराज मुख्यमंत्री तो भी मध्य प्रदेश में तबादलों, और इसी वजह से प्रमोद अग्रवाल को मध्य प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि वो कोल इंडिया में बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने मध्य प्रदेश की मदद भी की। देखिए, प्रमोद अग्रवाल बहुत अच्छे नौकरशाह हैं, इंदौर में अपर कलेक्टर भी रहे, तब से हम जानते हैं उनको, और उसके बाद वो जिस भी पद पर है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रमोद अग्रवाल को नगरीय प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया, जिसके मंत्री जयवर्धन सिंह थे, और दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि प्रमोद बहुत अच्छे अधिकारी हैं और उनकी नगरीय प्रशासन विभाग में मौजूदगी का फायदा जयवर्धन सिंह को मिलेगा। लेकिन 2 महीने बाद ही प्रमोद अग्रवाल को वहां से रुखसत कर दिया गया। उसके बाद जिस विभाग में गए वहां भी वो 2-3 महीने रह पाए। थोड़ा जिद्दी किस्म के हैं प्रमोद अग्रवाल, जिद्दी किस्म के अधिकारी हैं, लेकिन नियम कायदे का पूरी तरह पालन करवाने में उनका रहता है और जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग को एक प्रतिष्ठा दिलवाते हो। तो जब ये आबादी का इस तरह का दौर प्रतीक भाई जब चलता है ना, तो एक अच्छा अधिकारी सोचता है कि उस समय तो ये था नहीं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 11 महीने रहना, तो प्रमोद अग्रवाल ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने का ऑप्शन लिया। केंद्र में एक बार अधिकारी प्रतिनियुक्ति पे चला जाए तो कोई असामान्य स्थिति न बने तो 5 साल उसके बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं और 2 साल का विस्तार मिल जाता है। तो उन्होंने केंद्र में प्रतिनियुक्ति का ऑप्शन दिया। इसी बीच कोल इंडिया में सीएमडी पद के लिए जो है एक हाई लेवल की सिलेक्शन कमेटी जो रहती है उसने अधिकारियों का नाम बोला है, वो प्रमोद अग्रवाल का नाम उस पद के लिए गया और वो सिलेक्ट कर लिए गए। आज वो देश के जो नवरत्न इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें से एक कोल इंडिया के सीएमडी है। मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। और अभी कोरोना संक्रमण के दौर में, जब शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश सरकार बहुत तगड़े वित्तीय संकट में थी, संसाधन कहां से जुटाएं इसके बारे में कोई सोच विकसित नहीं हो पा रहा था, तब कोल इंडिया ने मध्य प्रदेश को 20 करोड़ रुपए की मदद की। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव मदद दान किया है या नहीं, जो एक उनका सीएसआर फंड रहता है, असल में बड़े जितने कॉर्पोरेशन से इनके पास एक सीएसआर फंड रहता है। और चूंकि कोल इंडिया का काम मध्य प्रदेश में भी बहुत फैला हुआ है, ट्राइबल बेल्ट में, सारनी में है, बैतूल में है, बैतूल, सिंगरौली, सीधी सब जगह चल रहा है।
तो उन्होंने, और फिर एक अपने स्टेट के प्रति आदमी का नजरिया तो रहता है। आज आप और हम भी किसी भी जगह बैठ जाएं तो अपने संस्थान के मध्य प्रदेश को तो याद अपने मध्य प्रदेश को तो याद रखते। तो उन्होंने इकबाल सिंह बैस जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने जब उनसे आग्रह किया कि प्रमोद आपको मदद करना चाहिए मध्य प्रदेश की, तो उन्होंने 20 करोड़ रुपए की मदद की मध्य प्रदेश को, जो बहुत उस समय बहुत अब जिस तरह की बात आप कर रहे थे कि अधिकारियों पे एक ठप्पा लग जाता है कि ये दिग्विजय का अधिकारी है, ये कमलनाथ का अधिकारी है, ये शिवराज का अधिकारी है, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी, इसी तरह के ठप्पे के शिकार हुए राजेश बहुगुणा जो बड़े अच्छे अधिकारी थे, आबकारी आयुक्त थे, और अब उनको राजस्व मंडल साइडलाइन कर दिया गया है। यही मेरा कहना है आपसे कि राजेश बहुगुणा जब इंदौर में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर थे, तो उन्होंने राघवेंद्र सिंह के साथ मिलकर जबरदस्त काम किया, और सरकार ने भी माना कि जीएसटी के मामले में मध्य प्रदेश में अगर सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, व्यवस्थित हो पा रहा है, तो उसके लिए उसका श्रेय राघवेंद्र सिंह और राजेश बहुगुणा की जोड़ी को भी जाता है। और बहुत अच्छा काम मध्य प्रदेश में उस दौर में हुआ। सरकार आई, उनको पहले राजेश बहुगुणा को जबलपुर का संभाग आयुक्त बनाया गया। उसके बाद जब लगा कि मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लाई जानी है और बहुत सारे इश्यू थे, तो उनको आबकारी आयुक्त बना के भेजा। सरकार में बदलाव हुआ तो थोड़े दिनों बाद ही जो सूची निकली उसमें राजेश बहुगुणा को हटा दिया। अब आप देखिए कि ऐसे कठिन समय में जब मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग में अफरा तफरी मची हुई, आप देख रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन पीरियड के बाद से मध्य प्रदेश में आबकारी महकमे को लेकर, आबकारी नीति को लेकर वाणिज्यिक कर विभाग के कितने आदेश बदल चुके। 10 आदेश की तो मुझे ही जानकारी है कि 10 आदेश किस तरह से। अब तो हर इंदौर में 5वां आदमी जो है शराब का काम करने लग गया है, और आदेश कितनी जल्दी बदल रहे हैं आप देखिए। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आबकारी विभाग को कोई अधिकारी समझ नहीं पा रहा है। वहां पे इस दौर में जो एक विजन एडॉप्ट करना चाहिए कि मध्य, एक तरफ आप अपेक्षा रख रहे हो कि हमारे को मध्य प्रदेश में आबकारी महकमे से रेवेन्यू तगड़ा मिल जाए, और दूसरी तरफ आपके आबकारी विभाग में किस अफसर की क्या उपयोगिता, आप इसी को नहीं समझ पा रहे हो। जब बहुत क्रूशल समय था तब आपने राजेश बहुगुणा जैसे अधिकारी को वहां से आबकारी विभाग से हटा दिया। और वो भी क्यों? जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इसलिए कि किसी जमाने में जब वो डिप्टी कलेक्टर, बहुत एडिशनल कलेक्टर रैंक के अधिकारी थे या डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी थे, तब वो दिग्विजय सिंह के ओएसडी रहे। सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि कोई व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से चाहे तो उसे एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर या एक जूनियर आईएएस अधिकारी ओएसडी के रूप में उपलब्ध कराया जाता। अब ये अगर इसको ये मान लिया जाए कि आप इसके आधार पर यह मान लिया जाए कि आबकारी आयुक्त के पद पर बैठा व्यक्ति दिग्विजय सिंह का खास है और हम उसको यहां से नहीं हटाएंगे, तो दिग्विजय सिंह यहाँ प्रभावी रहेंगे, ये तो एक बहुत ही, उन्हें छतरपुर से भी बहुत ताबड़तोड़ हटाया गया। छतरपुर से भी इसलिए, छतरपुर से जब उन्हें हटाया गया तब ये बात चर्चा में आई थी कि वहां उन्होंने जो है माइनिंग माफिया के खिलाफ असरकारक कार्रवाई की, तो उनको वहां से हटा दिया। उनके जैसा अधिकारी उसके बाद छतरपुर से हटने के बाद किसी जिले में कलेक्टर ही नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीकी रिश्तेदार आशुतोष प्रताप सिंह बहुत काबिल आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर हैं, और उन्हें निश्चित रूप से वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का कोई बड़ा जिला एज एसपी मिले, लेकिन फिर भी वो जनसंपर्क में संचालक बने हैं। ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, आशुतोष प्रताप सिंह शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल में होशंगाबाद एसपी थे। उसके बाद उन्हें जनसंपर्क विभाग में लाया गया, और जनसंपर्क विभाग ने, मैं बताऊं आपको, बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जनसंपर्क विभाग में जो आपको तो बहुत अच्छे से मालूम, सबसे पेचीदा सेक्शन जो है वो विज्ञापन का सेक्शन है, और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम माना जाता। एक तो उन्होंने उसको बहुत सक्षमता से हैंडल किया। दूसरा ये कि विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त और विभाग का जो निचला स्टाफ है, संयुक्त संचालक से लेके अपर संचालक से लेके जो फील्ड स्टाफ है, उसमें वो एक बहुत अच्छे समन्वयक की भूमिका में रहे। वही जो बात करते हैं ना कि सरकार के आने जाने के साथ ही अधिकारी की निष्ठा को जोड़ ले। जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार हटी और कमलनाथ की सरकार बनी, तो उन्होंने कहा जो पहले चुनिंदा अधिकारी हटे उसमें आशुतोष प्रताप सिंह को भी उन्होंने हटा दिया वहां से। अभी इस दौर में माना जा रहा था कि निश्चित तौर पर आशुतोष प्रताप सिंह को मध्य प्रदेश के किसी बड़े जिले में की कमान मिलेगी, और प्रारंभिक प्रस्ताव भी मेरी जानकारी के मुताबिक उन्हें किसी जिले का पुलिस अधीक्षक बनाने का ही था, लेकिन उन्हें वापस जनसंपर्क संचालक के पद पे लाया गया। मुझे लगता है कि सरकार को एक तो उनके पिछले कार्यकाल का अनुभव बहुत अच्छा रहा, दूसरा जिस समन्वयक की भूमिका में वो विभाग में रहे उसकी सबने तारीफ की थी, तो उनके विभाग में सरकार की चिंता भी है कि उनकी छवि बनना चाहिए, खासकर जबकि 24 उपचुनाव होना है। बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर आशुतोष प्रताप सिंह को जो है संचालक जनसंपर्क के पद पे लाया गया। जनसंपर्क की बात अगर हम करें इस विभाग की, तो हम सबका वास्ता उससे है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं,
अरविंद जी, तो मुकेश श्रीवास्तव भी जो कभी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह साहब के मीडिया सलाहकार हुआ करते थे, बहुत सारे वहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया, वापस उन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ रुख किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुकेश श्रीवास्तव जो है वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने काफ़ी काम किया। मुख्यमंत्री रमन सिंह के वो खास अधिकारी, खास सहयोगी माने जाते थे और वहाँ के जनसंपर्क विभाग के सिस्टम में उन्होंने बहुत काम किया। कुछ शिकायतें भी हुई थी बीच में ईओडब्ल्यू को, जिसको भी जो भी काफ़ी चर्चा में थी। अब मुद्दा ये कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2-3 बड़ी इवेंट कंपनियों के साथ मिलकर और पीआर एजेंसीज के साथ मिलकर मुकेश श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश माध्यम से काफ़ी काम किया था। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये बड़े बड़े काम रहते हैं, कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। तो कुछ ऐसा एपिसोड हुआ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जब तक मैं कुछ चीज़ें वेरीफाई नहीं कर लूँगा, इनका 30-35 करोड़ का जो भुगतान है उसको भी रोक लिया जाए। बाद में भी काफ़ी कोशिश हुई और लेकिन कमलनाथ उस दौर में सहमत नहीं हो पाए और वो जब सहमत होने की स्थिति में आए थे तब उनकी सरकार चली गई। अब जिस व्यक्ति का या जिस कंपनी का 30-35 करोड़ रुपए का भुगतान किसी राज्य में सरकारी एजेंसी में अटका हुआ, निसंदेह उसको किसी ऐसे मददगार की तलाश तो रहेगी। और आपको मालूम है मध्य प्रदेश में तो अभी इस दौर में कई लोग ऐसे तैयार बैठे हैं जो इस तरह के कामों में बहुत गहरी रुचि दिखा रहे हैं। तो मुकेश श्रीवास्तव को एक मददगार की तलाश है जो मध्य प्रदेश माध्यम में जो उनका भुगतान रुका हुआ है उस भुगतान को क्लियर करवा दे। इसके लिए उन्हें एक मददगार की मददगार की जरूरत तो वरदमुद्री मिश्र और विनय निगम को भी है। वो भी आईएएस बनने के कोने पर ही है और आईएएस बनने के लिए आतुर है। वो देखिए, दोनों बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, जिस पद पे भी रहते हैं अच्छा काम करते हैं। वरदमूर्ति मिश्रा तो इंदौर में भी रहे हैं, विनय निगम भोपाल में नगर निगम के आयुक्त रहे, उमा भारती के जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी रहे। लेकिन एक जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, नियम कायदे हैं, उसका तो कहीं ना कहीं पालन करना ही पड़ेगा ना। एक व्यवस्था है कि यदि आप राज्य प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा में आते हैं तो आपको 3 साल के भीतर विभागीय परीक्षाएं पास करना पड़ेंगी जो आपके रोजमर्रा के कामकाज से संबंधित विषयों पे रहती है, रेवेन्यू पे, अन्य जो विषय रहते हैं उससे संबंधित रहती है। और ये परीक्षा हर साल में 2 बार होती है, मतलब 3 साल में 6 अटेम्प्ट हो गए। अगर आप 6 अटेम्प्ट में भी उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते तो आपकी पदोन्नति प्रभावित होती है। अब विनय निगम और वरदमूर्ति मिश्रा के साथ भी यही मामला है कि ये 3 साल में उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए। अब निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होना है। दोनों क्राइटेरिया में आ नहीं पा रहे हैं, उसमें कंसिडरेशन जोन में नहीं आ पा रहे। तो इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी। इनका ये कहना था कि ठीक है हम पास नहीं कर पाए, इसमें हमारी गलती, लेकिन आप हमारी बैच में हमको सबसे जूनियर मान लीजिए। आप हमारी बैच में हमको नहीं मानते हो, हमको अगर बाद में की बैच में कंसिडर करेंगे तो हमारी वरिष्ठता प्रभावित होगी। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन बात बन नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट एक फुल बेंच बना के, और ये विभागीय जो परीक्षा का मामला है इस पे अलग अलग ये जो विषय इस केस के दौरान डिस्कशन में आए, लेकिन इससे नुकसान ये हो रहा है कि दोनों अधिकारी इस साल की डीपीसी में कंसीडर जोन में नहीं आ पा रहे हैं। और अब बात राजनीति करें तो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, संभवतः 30 तारीख को कल मंत्रिमंडल का विस्तार है, ऐसी चर्चा हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी अभी जब हम इस शो को आपके सामने पेश कर रहे हैं तब मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है, लगातार वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। और एक बड़ा नाम मंत्रिमंडल में आने वाला वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पुत्र ओम प्रकाश जी सकलेचा का है, लेकिन वो क्वारंटाइन है, उनको और उनकी पत्नी को कोरोना हो गया है और इस वक्त वो अपनी लॉबिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे गोपाल भार्गव के हाथ से मंत्री पद की कुर्सी चली गई 2-3 महीने पहले, वैसे सकलेचा जी के हाथ से देयर इज सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। यस, वही मैंने उसी चीज को इंगित किया है कि ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में विधायकों को शामिल करने के लिए भारी कश्मकश मची हुई है, किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मुख्यमंत्री अपनी पसंद के लोगों को भी मंत्रिमंडल में स्थान कितना दे पाते हैं ये भी, इसको लेके भी संशय है, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 दिन से जिस तरह से दिल्ली में और दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, ऐसा प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर इतनी लंबी कवायद चली हो।
वहाँ तो और मुख्यमंत्री को इतनी लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा फ्री। इसका मतलब ये कि शिवराज जी को कहीं ना कहीं हाँ वो उतने फ्री नहीं है जो पिछले बार रहा करते थे। अब ऐसे दौर में ओम प्रकाश सकलेचा जो मंदसौर, रतलाम और नीमच जिले में से जो विधायक मंत्री बनाया जाना है उसमें सबसे मजबूत दावेदार थे। लेकिन अब आप 14 दिन के लिए, पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इस समय जब लॉबिंग एक बड़ा मामला हो जाता है इस दौर में कि आप पार्टी के लोगों से मिले, अपनी बात रखें, अपना क्लेम रखें कि भाई क्यों मुझे मंत्रिमंडल में होना चाहिए। जब कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी मंत्री बन सकते हैं, सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र सुरेंद्र पटवा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं तो चौथी बार का विधायक हूं। मेरा क्लेम तो बनता ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक अपनी बात, सब आदमी के पास समय ही नहीं मिल पा रहा क्योंकि ऐसी स्थिति है कि वो घर से हॉस्पिटल से अभी बाहर ही नहीं आया। तो आखिर अगर वो मिलना भी चाहे तो उनसे मिलेगा कौन इस दौर में। तो ये मतलब एक संयोग है कि कोरोना का रोना है साहब कि जब उनकी दावेदारी बड़ी पुख्ता थी और जब वो मंत्री बनने की पूरी संभावना थी, ऐसे दौर में जो है वो बिल्कुल असहाय से नजर आ रहा है। आपको अच्छे से मालूम है कि जब मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का गठन हुआ, पहले प्रारंभिक 5 नामों में गोपाल भार्गव का नाम था, तब पार्टी की एक लॉबी ने दिल्ली तक ये संदेश पहुंचाया कि शायद उनका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गोपाल भार्गव अस्वस्थ है और अभी तो वो निकल ही नहीं पा रहे। गोपाल भार्गव को खंडन जारी करना पड़ा था, स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और अगर हम बदनावर की बात नहीं करेंगे, उपचुनाव की बात नहीं करेंगे तो हमारा ये शो अधूरा रहेगा। अरविंद जी, बदनावर में बड़ी उठापटक मची हुई है। भंवर सिंह शेखावत जो है ओल्ड राजपूत, ओल्ड रॉयल मैन जो है वो तलवार बगावती हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है भंवर सिंह जी ने? देखिए, बदनावर का चुनाव बड़ा कश्मकश वाला चुनाव रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद संकेत, एक सुखद स्थिति कैलाश विजयवर्गीय ने खड़ी कर दी थी कि वो गए राजेश अग्रवाल से, उन्होंने बात की और राजेश अग्रवाल को समझा के वो उसे भारतीय जनता पार्टी में ले आए। अब ये तो बिल्कुल तय था कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो किया वो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की सहमति से किया होगा कि जो आदमी पिछली बार, जो राजेश अग्रवाल पिछली बार बदनावर में पार्टी की हार का कारण बना था, 31,000 वोट लिए, अगर उसको वापस भारतीय जनता पार्टी में लाना था तो उसके लिए एक बड़ा अध्ययन किया गया होगा कि उसकी पार्टी में क्या उपयोगिता, और यदि उसके मद्देनजर कैलाश विजयवर्गीय गए, उन्होंने उसको लाया तो एक पार्टी के लिए बड़ा अच्छा सुखद संयोग था। लेकिन अचानक भंवर सिंह मुखर हो गए और शेखावत जी की नाराजगी का कारण ये था, जो वो सार्वजनिक तौर पर दर्शा रहे हैं कि भाई मेरे जो व्यक्ति मुझे चुनाव में मेरी हार का मुख्य कारण बना, उसको यदि पार्टी में लिया जाना था तो मुझसे तो इस बात पे चर्चा होती है। और शायद शेखावत जी को ये मालूम नहीं था क्योंकि वो जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही, उनको लगा कि कैलाश जी बाले बाले गए और कैलाश जी ने बाले बाले राजेश अग्रवाल से बात कर ली। कल विष्णु दत्त शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी ने उनसे कहा था, तो और पार्टी ने ही उनको 5 सीटों का प्रभारी बनाया कैलाश जी को। बिल्कुल, वो इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि ये बदनावर में ये कौन? अब देखिए आप कि अगर बदनावर में राजेश अग्रवाल की उपयोगिता है तो भंवर सिंह शेखावत की उपयोगिता है, क्योंकि 35-40 हजार राजपूत वोटों का समीकरण है और कहीं ना कहीं शेखावत वहां के पूर्व विधायक है, 2 चुनाव लड़ चुके हैं वहां से, तो वो उस समीकरण को समझते भी हैं। लेकिन अब एक राजेश अग्रवाल को लाने से जो सुखद स्थितियां बनी थी, वो भंवर सिंह शेखावत के नाराज होने से फिर वापस स्थितियां वही पुराने ढर्रे पे बात जा रही है। क्या फिर पार्टी शेखावत को क्या समझा। आपको लग रहा है कि भंवर सिंह जी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं या प्रेशर टैक्टिक्स करके अपेक्स बैंक के चेयरमैन बनना चाहते हैं? देखिए, बदनावर के जो हालात है, बदनावर की जो स्थितियां हैं, निसंदेह कांग्रेस के पास वहां राज्यवर्धन सिंह का मुकाबला करने के लिए कोई मजबूत नेता मौजूद नहीं है। जो यूं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि बदनावर से 14 लोग कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो राज्यवर्धन को चुनौती दे सके। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की बिल्कुल कोशिश रहेगी कि भंवर सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता को कांग्रेस के पाले में लाया जाए। हालांकि भंवर सिंह जी मना कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मैं पार्टी में, मेरे गिले शिकवे पार्टी के लोगों से हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने मुझसे बात की थी, पार्टी के दूसरे नेता भी उनसे बात करें, पर मुझे नहीं लगता कि भंवर सिंह शेखावत जैसे नेता उम्र के इस उत्तरार्ध में ऐसी गलती तो ये क्या प्रेशर? हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि वो एपेक्स बैंक के अध्यक्ष है और शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव का नेटवर्क, क्योंकि उसके पहले तो मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव में भाजपा का नेटवर्क बिल्कुल जीरो था। जो नेटवर्क बना है उसका श्रेय भंवर सिंह शेखावत जैसे नेताओं को जाता। 3-4 लोगों की एक टीम थी, रमाकांत भार्गव थे और फिर इन लोगों ने मिलकर काफी मजबूत किया नेट। तो हो सकता है कि यहाँ जो दबाव बन रहा है उसका फायदा शेखावत जी को एपेक्स बैंक की के अध्यक्ष, और जो शून्य ब्याज दर पर ऋण देने की स्कीम है वो भी भंवर सिंह शेखावत। लेकिन जो उनके तेवर हैं उससे ये तो अभी संकेत आ गया, जिस तरह की बात सुहास भगत और वीडी शर्मा के माध्यम से सामने आ रही है कि अभी इस बहुत कठिन समय में उनका जो रुख है उससे पार्टी का नेतृत्व प्रसन्न नहीं है।
अब बात न्यायालय की, हाईकोर्ट की। कुछ नाम जजेस बनने के लिए फ्लोटिंग हो रहे हैं। कद्दावर नाम है, पुष्पेंद्र गौरव है, शशांक शेखर है, विवेक शरण है जी। क्या लग रहा है आपको इन सब में? देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन फुल बेंच बैठक हुई थी। शायद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इतिहास में पहला मौका था कि ऑनलाइन फुल बेंच हुई। हर साल में 1-2 दिन ऐसे रहते हैं जब फुल बेंच जबलपुर में होती है, उसमें सारे न्यायाधीश मौजूद रहते हैं। और जब भी हाईकोर्ट में जजेस की वैकेंसी आती है तो जो अलग अलग खंडपीठ से नाम आते हैं वो उस फुल बेंच के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। तो पिछले दिनों जो फुल बेंच की ऑनलाइन मीटिंग हुई है उसमें इंदौर के 2 वरिष्ठ अभिभाषक मनोज द्विवेदी और डॉक्टर विवेक सरन, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव और पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर, ग्वालियर के अधिवक्ता है निधि पाटनकर और राघवेंद्र दीक्षित और प्रणय वर्मा, इन 7 अधिवक्ताओं के नाम जो है वो हाईकोर्ट जज के लिए आगे बढ़ाया गया। आगे की प्रक्रिया बड़ी लंबी है, विधि मंत्रालय विचार करता है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास हो जाता है, उसके पहले तमाम तरह की इंक्वायरीज अलग अलग लेवल पे होती है, लेकिन ये नाम आगे बढ़े हैं। और इंदौर के लिए सुखद संकेत है कि इंदौर से 2 वरिष्ठ अभिभाषकों के नाम मनोज द्विवेदी और डॉक्टर विवेक सरन का नाम जो है वो हाईकोर्ट जज के लिए आगे बढ़ा है। समय समय पर इंदौर से नाम बढ़ते रहे। इंदौर को हाईकोर्ट की जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर के जो एडवोकेट्स हैं उनको अच्छा स्थान मिलता रहा है। लेकिन देखते हैं, इस बार बड़ी चर्चा है एडवोकेट फेटर्निटी में कि क्योंकि इसके पहले रविंद्र सिंह छाबड़ा का नाम गया तो वापस लौटाया, मिनी रविंद्रन का नाम गया तो कंसिडरेशन में तो आया लेकिन बन नहीं पाया। तो इसलिए इंतजार है कि इस बार किसे मौका मिलता है। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी, हमारे दर्शकों से चर्चा करने के लिए। कहीं अनकहीं का अगला एपिसोड, अगला संस्करण अगले सोमवार को। तब तक देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।